चलिए बच्चों, टेस्ट पेपर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का जो हुआ था आपके, उसका अपन सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। समतल में गति वाले चैप्टर का। तो इसमें आपके जो पहला क्वेश्चन था, है ना, जो पहला क्वेश्चन था वो क्या अपन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ था कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के मध्य कोण कितना होता है। तो इसको अपन किस तरह से समझें कि जैसे कोई कण है, उसको आपने क्या किया, ये हमने मान लिया और इस तरह से आपने उसको प्रक्षेपित किया। तो प्रक्षेप्य पथ का उच्चतम बिंदु मतलब ये बिंदु हो गया। इस बिंदु पर क्या होता है, किसके बीच में कौन कह रहा है, वेग। तो इस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग तो 0 हो जाता है, केवल क्षैतिज वेग रहता है इस दिशा में। और त्वरण, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन करता है, तो त्वरण हमेशा ही नीचे की तरफ कार्य करता है, ए वाई। और इसलिए इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कि उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण की दिशाओं के मध्य कोण कितना होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ये पहला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा, क्या उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो देखो, अभी इस डायग्राम में अपन ने देखा कि उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, वी वाई तो 0 हो जाता है, लेकिन जो एक्स दिशा का वेग है वो 0 नहीं होता है। तो इसलिए गतिज ऊर्जा इस वेग के कारण होती है। तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होती है। और क्या लिखेंगे, क्यों नहीं होती है, तो इसमें कारण भी लिखेंगे कि क्योंकि वी एक्स जो है वो 0 नहीं होता है, यानी उस कण का एक्स दिशा में अभी भी वेग है, वो शून्य नहीं हुआ है। इसलिए इस बिंदु पर उसकी ऊर्जा शून्य नहीं होती है। फिर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, क्या वस्तु का वेग शून्य होने पर भी इसमें त्वरण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। वस्तु का अगर वेग शून्य है तो भी इसमें त्वरण हो सकता है। इसको भी आप प्रक्षेप्य गति के आधार पर आप इसमें बता सकते हो कि उच्चतम बिंदु पर उसका वेग जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग उसका शून्य होता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी इसका जो वी वाई है वो 0 होता है, लेकिन फिर भी ऊर्ध्वाधर दिशा में ए वाई रहता है हमारे पास, और कितना रहता है, -g। तो क्या इसमें त्वरण हो सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, हो सकता है। और उसके साथ इसको आप जो है उदाहरण के रूप में भी बता सकते हो। फिर उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। तो देखो, यहाँ से अपन बनाए डायग्राम, तो वर्षा का पानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है और इसका जो वेग आपको दे रखा है वो 30 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर गति करती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं हो तो एक बार फिर देख लेते हैं अपन। पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण किधर होते हैं, तो ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि कोई महिला जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, तो वो क्या, कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो अब इसमें यहाँ डायग्राम के अंदर जो अपन इसको समझेंगे, ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल के कारण यहाँ थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसमें ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, और ये जो हमने चारों जो डायग्राम बनाए ये क्या है, क्षैतिज में है। तो इसको अभी इधर समझने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसा रोटेशन में मान लें अपन, है ना। तो इसको ऐसा रोटेशन में अपन मान सकते हैं। तो रोटेशन में अपन ने माना, इसको ऐसा घुमा दिया मान लो इसको, तो ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा, एस इधर एन आ जाएगा ऐसा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये महिला इधर जा रही है, किस चाल से जा रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो छाता किस दिशा में रखे, तो छाता किस दिशा में रखना चाहिए, तो छाता उसको उसके आप किस दिशा में रखे जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें वर्षा की चाल ज्ञात करनी है महिला के सापेक्ष। तो इसके लिए क्या करेंगे, -10 मीटर प्रति सेकंड इधर एक वेग इम्पोज करेंगे।
और फिर इन दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का परिणामी इस दिशा में आएगा, तो ये वर्षा का वेग होगा महिला के सापेक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर के साथ इतने कोण पे है, तो जितने कोण पे ये होगा उतने ही कोण पे उस महिला को अपना छाता रखना पड़ेगा, जिससे कि वह अपने आप को किससे बचा सके, बारिश से बचा सके। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण है, तो थीटा कोण है। कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब बटा आधार। तो लंब का मतलब हो गया 10, ठीक है, और आधार का मतलब हो गया 30, तो ये आ जाएगा 0.33 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, आप आंसर ऐसा लिख सकते हो, tan 1 0.33, है ना। अगर दे रखा हो मान तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो यहाँ से आप केवल यहाँ तक का आंसर भी लिख सकते हो। और वैसे इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 18 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अपन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था वो देखें अपन। एक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल टी है तथा क्षैतिज परास आर है। जब कोई प्रक्षेप्य गति होती है तो उसकी क्षैतिज परास और उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहले हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया, जो उसका दोनों का जो सूत्र होता है वो सूत्र यहाँ पर अपन ने लिखा। ठीक है, और वो सूत्र क्या होता है देखो अभी, T इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, T यानी उड्डयन काल, ये किसके बराबर होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। ठीक है, और क्षैतिज परास आर किसके बराबर होती है, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। अब इसमें आपको जो सिद्ध करने के लिए कहा है उसमें जी, टी और आर, यानी टी और आर में डायरेक्ट मुझे कोई संबंध निकालना है, उससे आ जाएगा। और उसमें tan इनवर्स आ रहा है, देखो आपको सिद्ध करने के लिए क्या कहा है, ये सिद्ध करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमको सिद्ध करना है ना। ये हमको इसके अंदर जो है वो सिद्ध करने के लिए कह रखा है। तो इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, अपन इस चीज को सिद्ध करने के लिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2r। तो मुझे टी स्क्वायर और आर के बीच में एक संबंध निकालना है, तो पहले यहां से मैंने इसको क्या किया, टी स्क्वायर किया। तो टी स्क्वायर कितना आएगा, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, टी स्क्वायर अपॉन आर कर रखा है, देखो हम इसके हिसाब से चल रहे हैं ऐसे, है ना। तो अब मैं क्या करूं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 में 1 का भाग देंगे तो टी स्क्वायर बटा आर इधर आ गया, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 4u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये तो हो गया टी स्क्वायर का मान। फिर इसका मान रखेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और इनटू यहाँ ऊपर आ जाएगा जी, अपॉन में आएगा यहाँ पे, इसके अपॉन में यहाँ अपॉन में आएगा, जो वो अपॉन वाला ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो गया, कट जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया। अब साइन और एक जी से एक जी भी कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आया अपने पास इसका, है ना, इज इक्वल टू क्या बच गया, देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने आगे खोल लिया, तो क्या रिजल्ट आएगा इससे, इससे रिजल्ट आएगा टी स्क्वायर बटा हुआ आर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 अपॉन जी इंटू
टेन थीटा, है ना। तो अब इसको वज्र गुणा कर लेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आ गया, जी टी स्क्वायर, है ना। ये जी उधर गुणा होगा तो जी टी स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा। बस यही हमको सिद्ध करना था इसके अंदर, है ना। तो ये यहाँ पे हमारे पास सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था आपसे, आई तथा जे क्रमशः एक्स और वाई अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं, तो सदिशों आई प्लस जे और आई माइनस जे का परिमाण और दिशा क्या होगी। मतलब मुझे आई प्लस जे का भी ज्ञात करना है और आई माइनस जे का भी ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करना तो आसान है, आई प्लस जे, इसको मैंने मान लिया ये सदिश ए है, तो सदिश ए का परिमाण कैसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो एक्स का मतलब भी वन हो गया और वाई का मतलब भी वन हो गया। क्या होता है एक्स और वाई, आई कैप और जे कैप के गुणांक होते हैं, तो दोनों वन है, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट टू आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मुझे आई माइनस जे का निकालना है, आई माइनस जे को अगर मैं बी मान लेता हूँ सदिश, तो सदिश बी का परिमाण वापस वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स का मतलब तो प्लस वन का स्क्वायर है और वाई का मतलब माइनस वन का स्क्वायर है, तो वापस आंसर वही आ जाएगा रूट टू। तो ये तो इन दोनों के क्या हो गए, परिमाण हो गए। अब इनकी दिशा कैसे ज्ञात करें, तो दिशा ज्ञात करने के लिए टेन थीटा निकालते हैं। तो पहले वाले इस वाले केस में टेन थीटा निकाला, टेन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, तो वाई का मतलब प्लस वन और एक्स का मतलब भी प्लस वन, तो ये आ गया वन। और टेन थीटा कब वन होता है, 45 डिग्री पे वन होता है, तो टेन 45 आया, तो यहाँ से आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो ये एक्स एक्स के साथ जो है वो 45 डिग्री पे होगा। इसकी दिशा आप ग्राफीय विधि से भी निकाल सकते हो। इस दिशा में माना आई कैप हो गया प्लस एक्स दिशा में, इधर क्या हो गया, जे कैप हो गया, इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से इधर आएगा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री। ऐसा भी निकाल सकते हैं अपन इसमें। फिर इसका निकालना है तो इसमें क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन होगा, है ना। तो ये माइनस वन अपॉन वन आने का मतलब क्या हो गया, माइनस में आएगा, माइनस में आने का मतलब एक्स एक्स से नीचे की तरफ मापा जाएगा, तो यहाँ इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री। यानी अगर ये एक्स एक्स है तो इस डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है और इधर वाले डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नीचे की तरफ मापा जाएगा। इसको भी अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसको, कि ये हो गया हमारे पास आई कैप और इसमें नीचे की तरफ आ जाएगा माइनस जे कैप, तो इन दोनों का यहाँ पे परिणामी ऐसे आ जाएगा, तो ये देखो -45 डिग्री। तो ग्राफीय विधि के द्वारा भी आप इसको निकाल सकते हो, है ना। और दूसरा आप किसके द्वारा निकाल सकते हो इसको, दूसरा अपन निकाल सकते हैं इसको कोण के आधार के मापन के आधार पे जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन जो था वो थ्योरी का क्वेश्चन था आपके, है ना। थ्योरी के क्वेश्चन में आपसे इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको कहाँ से मिलेगा, नोट्स में पूरा मिल जाएगा। अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र निकालना था इसमें, तो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये वाला सूत्र हमने नोट्स कॉपी में निकाल रखा है, तो वहीं से इसको निकालना था। ठीक है, फिर आठवां क्वेश्चन इसमें आपसे जो पूछा था, आठवें क्वेश्चन के अंदर ये था कि आपको स्थिति सदिश दे रखा था और उसका वेग और त्वरण ज्ञात करना था। देखो अब कैसे करेंगे, अवकलन समाकलन वाला क्वेश्चन आ गया। स्थिति सदिश आर बराबर क्या दिया हुआ आपको, 3t i कैप प्लस 4t³ प्लस 5k कैप। तो सबसे पहले वेग निकालें, वेग v बराबर क्या होगा, एक बार अवकलन करने पर वेग आएगा, उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। तो इसमें तीन है, तीनों को अलग अलग कर दिया, पहले आई कैप
d/dt किसका होगा, 3t का। फिर जे कैप बाहर ले लिया, d/dt किसका होगा, 4t³ का, है ना, समझ रहे हो। तीन पार्ट है तो तीन डिवाइड कर दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला आई कैप वाला आ गया, फिर यहाँ पर जे कैप वाला हो गया, और लास्ट वाला कौन सा है, के कैप का। तो ये क्या होगा, d/dt, और यहाँ आ जाएगा 1, तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो वेग v कितना आया, 3t का 3 बाहर आ गया, और t का कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस इसमें 4 बाहर आ जाएगा, और t³ का कितना होगा, 3t², और अब अचर का हो गया 0। तो कितना हो गया ये, 3i कैप, और प्लस हो गया 12t² जे कैप। ये हमारे पास आ गया वेग v। ठीक है, तो पहला हमारा काम हो गया कि वेग v इतना है। अब इस वेग का एक बार और अवकलन करो। तो अगर हम इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका अपन और अवकलन करें तो ए, त्वरण ए किसके बराबर हो जाएगा, dv/dt के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ दो भागी है, आई कैप d/dt किसका होगा, 3 का, और प्लस जे कैप d/dt किसका हो जाएगा यहाँ पर, 12t² का। तो ये तो हो गया 0, अचर है इसलिए। और जे कैप में क्या होगा, 12 तो बाहर आ जाएगा, और इसका अवकलन हो जाएगा 2t। तो ये कितना आ गया, 24t जे कैप। तो ये हमारे पास किसके मान आ गए, ये हमारे पास मान आ गए ए और किसके, v के, दोनों के मान आ गए, है ना। अब आपसे पूछा t = 5 सेकंड पर इनके परिमाण ज्ञात करो। तो अब यहाँ पर इन समीकरण में जो हमने अभी मान निकाले हैं ना, इन समीकरण में t बराबर क्या रखना है, 5। कौन कौन से में, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। तो इनको निकालें पहले, t = 5 सेकंड पर क्या आ जाएगा, वेग v बराबर 3i कैप प्लस 12t² का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर इंटू जे कैप। तो ये आ गया 3i कैप प्लस 12 और इंटू 25 जे कैप आ जाएगा। ठीक है ना, 12 × 25 क्या हो गया, जे कैप, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो अपने को क्या मिलेगा, आगे का रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। ये रिजल्ट आ जाएगा 3i कैप प्लस ये हो जाएगा 55 और 300 जे कैप। तो इसका परिमाण कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, इतना मीटर प्रति सेकेंड। और फिर इस इक्वेशन से, जो सेकंड इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन से यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। इसमें भी t = क्या रखो, 5 सेकंड रखो। तो a क्या आ जाएगा, 24 × 5 जे कैप। तो ये हो गया 120 जे कैप, है ना। तो इसका तो परिमाण सीधा निकल जाएगा, एक ही वैल्यू है, तो इसलिए इसका परिमाण ये हो जाएगा। तो ये 8th क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक बात है। फिर 9th क्वेश्चन में क्या कहा, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से सदिशों का परिमाण व दिशा दोनों ज्ञात करो। तो ये आपके नोट्स कॉपी के अंदर है ये क्वेश्चन, पूरा एज इट इज, है ना। तो नोट्स कॉपी वाला आपको एज इट इज करना है। तो नोट्स कॉपी में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये नोट्स में मिल जाएगा। कौन सा वाला टॉपिक है ये, समांतर चतुर्भुज का परिमाण और दिशा ज्ञात करने वाला ये आएगा सूत्र।
r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और दूसरा एक और क्या निकालेंगे, दिशा, तो tan थीटा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। राइट। और फिर 10वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य जो पथ होता है वो कितना रहता है। ये आपको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें भी अगेन आपको ये पूरा नोट्स में मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है उस तरीके के हिसाब से अपने को थोड़ा बहुत समझना चाहिए, है ना। क्योंकि डायरेक्ट अपन जैसा नोट्स में डेरिवेशन मिलता है या टॉपिक मिलता है वैसा एज इट इज होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या पूछा आपसे कि प्रसिद्ध कीजिए कि क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है और अधिकतम ऊंचाई और परास ज्ञात करो। मतलब पहले तो आपको इसमें परवलयाकार होता है ये सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। और फिर आपको इसके अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको वापस कहाँ से मिलेगा, नोट्स कॉपी से आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ये भी आपको नोट्स कॉपी से मिलेगा। ओके बच्चों।